हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए फिर एक नया टॉपिक है जो कि करंट से ही जुड़ा हुआ है। हम लोग स्पेशली करंट पर ही फोकस किए हुए हैं। तो हमारा मेन जो काम है वो करंट को अपडेट करते हुए परीक्षाओं के हिसाब से अपनी तैयारी को पूर्ण रखना है। तो आज बात कर लेते हैं ई वेस्ट और भारत। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है स्पेशली ई वेस्ट से रिलेटेड। तो जो ई वेस्ट या ई कचरे से रिलेटेड जो रिपोर्ट निकाली गई है, इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी हैं और उनका भारत के संदर्भ में भी कुछ विवरण दिया गया है, जो कि हमें न केवल भारत की दृष्टि से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय या जो विदेशी संबंध है उनकी दृष्टि से भी हमें ये देखना है कि क्या भारत अन्य देशों की तुलना में या अन्य देशों के साथ इससे रिलेटेड कुछ गतिविधियों या रणनीतियों पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बात कर लेते हैं ई वेस्ट की पहले कि क्यों ये चर्चा में आया। तो ये देखो, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में कहा कि 2020 से 2030 की अवधि में ग्लोबली वैश्विक तौर पर तकरीबन ई वेस्ट में वैश्विक तौर पर ई वेस्ट में 38% की बढ़ोतरी होगी। 38% डिक्लेयर किया गया है 2020 से 2030 के बीच में। ये जो 38% की जो वृद्धि बताई है ई कचरे में, ये ऑलमोस्ट अभी इतनी ज़्यादा है कि अभी ही हम हमारे यहाँ पर जो जो ई कचरा है उसको रिसाइकल करने के लिए फॉर्मल सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर पाए हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो इनको रिसाइकल कर रहा है। इवन हम लोग जितना ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, चाहे भारत कर रहा है चाहे अन्य देश कर रहे हैं, वो जितना जनरेट कर रहे हैं उसका 5 से 10% जो हमारी विकासशील देश हैं उनका रेशियो अगर हम देखें तो 5 से 10% का है। और अगर हम देखें अन्य देशों का तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी ई वेस्ट को लेकर हम चीज़ें, ई वेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, टीवी यूज़ कर रहे हो, फ्रिज यूज़ कर रहे हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो बिजली से संचालित होते हैं, उन्हें जब हम उन्हें यूज़ करते हैं और जब वो ख़राब हो जाते हैं या अपडेट नहीं होते तो हम उन्हें कूड़े में फेंक देते हैं। उनको रिसाइकिल नहीं किया जाता, उनको ऐसे ही या तो हम कबाड़ी को बेच देते हैं या जहाँ भी वो डंप की जाती हैं वहाँ से उनकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए हमारे यहाँ पर प्रोसीजर अभी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो स्पेशली यहाँ पर फोकस करने की चीज़ ये है कि हम ई वेस्ट तो बहुत जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र ही ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने ये आंकड़ा दिया है कि अगले 10 सालों में ये ई वेस्ट की जो मात्रा होगी वो 38% बढ़ जाएगी। और ये 38% बढ़ना हमें पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे मानव जीवन की दृष्टि से, दोनों ही तरीके से इस पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये कितना खतरनाक सिद्ध होगा मानव जीवन के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर है चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि मानव मानव है और प्रयोग करने वाले हम सभी मानव हैं। और हमने अपनी सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति को भी और वन्य जीवों को भी और समुद्री जीवन को भी प्रभावित किया है, क्योंकि वो लोग इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रकृति कोई अपने यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चला रही है, हम हैं चलाने वाले। जो जंगलों में जानवर रहते हैं वो नहीं चला रहे हैं, जो समुद्र में जानवर हैं, जो मरीन लाइफ है, वो इस तरह के इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को बहुत बिना कोई ध्यान दिए हुए ऐसी जगह डंप करते हैं। कभी हम कूड़े में फेंक देते हैं, जंगलों में फेंक आते हैं, हम समुद्र में फेंक देते हैं। तो वो क्या है, ये एक्चुअल में हम अपने लाभ के लिए या अपनी सहूलियत के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट निकाली गई है कि समय रहते अगर नहीं संभला गया तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे बात कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। ई कचरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा अर्थात कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, जो भी उपकरण बिजली से चालित होते हैं और उपयोग से बाहर हो चुके हैं उन्हें ही हम संयुक्त रूप से ई कचरा कहते हैं। और ई कचरे में जो आपकी ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं या बहुत सारे जो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरीज वगैरह हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम CFL की ही बात कर लें तो इसमें कैडमियम या पारे जैसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं
जो कि अगर हम इन्हें डंप करते हैं पानी में या मिट्टी में, तो ये हर जगह ही मानव जीवन और प्रकृति दोनों पर ही या पर्यावरण पे बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये आज चर्चा का विषय बनाया है। ठीक है, देखो दिया हुआ है मानव जीवन और प्रकृति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होता है, इसी ने हमें सोचने पर मजबूर किया। फिर बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हमारा हुआ कि हम एक विश्लेषणात्मक देख रहे हैं कि जो ई वेस्ट है वो एक्चुअल में हम लोग उसको कितना बढ़ावा दे रहे हैं, और हम उसे बिना कुछ सोचे समझे उस पर कुछ भी उसको रिसाइकिल करने से रिलेटेड अभी रणनीतियों पर गंभीरता के साथ नहीं सोच पा रहे हैं। और अब जो है ये है आपका रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ आंकड़े जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं। तो देखो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में जो सर्वाधिक ई वेस्ट जनरेट हुआ है वो एशिया में हुआ है, उसके बाद अमेरिका में हुआ। ये डाटा दिया हुआ है, ये आप डाटा इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, एशिया नंबर 1 है। 2019 जो रिपोर्ट है उसमें 2019 में सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट जनरेट हुआ एशिया में। एशिया में भी आपको पता होगा कौन करेगा, चाइना। ठीक है, तो एशिया, फिर उसके बाद अमेरिका, क्योंकि डेवलप कंट्री है तो सारा टेक्नोलॉजिकल जो इस टाइम में डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, जितनी भी टेक्निक्स यूज किए रहे हैं, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक जितना भी डंप से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डंप करने से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं ये ज़्यादातर विकसित देशों में की जा रही हैं। और ये लोग करते क्या है, स्पेशली इनको विकासशील देशों में डंप करने की प्रोसेस को या उसके तहत ये बहुत सारी रणनीतियों को बनाकर चलते हैं। फिर तीसरा है आपका यूरोप। ठीक है, तो इन तीनों को सीक्वेंस से याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार ई वेस्ट जनरेट करने में 2019 में एशिया नंबर 1 रहा, दूसरा अमेरिका रहा और तीसरा यूरोप रहा। और इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सबसे ज़्यादा छोटे उपकरण शामिल रहे। तो ई वेस्ट में सबसे ज़्यादा थे छोटे उपकरण शामिल 17.4 मीट्रिक टन, बड़े उपकरण थे 13.1 मीट्रिक टन, और तापमान नियंत्रक या रेगुलेटरी जो उपकरण होते हैं उसमें थे 10.8 मीट्रिक टन। तो इसको भी एक डाटा के तौर पर अपने दिमाग में रख लीजिएगा, कौन कौन से जो सबसे ज़्यादा हाई ई वेस्ट जनरेटेड कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट था, एरिया थे, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा थीं। तो छोटे उपकरण सबसे ज़्यादा शामिल थे 17.4 मीट्रिक टन। फिर रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में कुल उत्पन्न ई कचरे के टोटल जितना भी हुआ उसका 8% से भी कम कचरे को रिसाइकल किया गया। 8%, अगर पूरी दुनिया में 100% हो रहा है तो उसका केवल 18% ही, तो बाकी आप ये मान कर चलिए कि इस हिसाब से तो हम कुछ रिसाइकल कर ही नहीं रहे हैं। इस हिसाब से तो पूरा जितना भी ई वेस्ट पड़ा हुआ है वो मानव जीवन को, प्रकृति को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, और ये रिसाइकल करने की दर तो बहुत ही निम्न है। लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ इसमें दी भी गई है कि इसमें ग्लोबली जो कंट्रीज़ ई वेस्ट को लेकर पॉलिसीज़ बना रही थी उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। तो ये संख्या है, देखो वैश्विक स्तर पर उन देशों की संख्या 61 से बढ़कर 61 से बढ़कर 78 हो गई है जिन्होंने ई कचरे से रिलेटेड संबंधित कानून या नीति को अपनाया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ इसमें दी गई है कि उन देशों की संख्या जो ई कचरे से रिलेटेड पॉलिसी या कोई एक्ट या लॉ बना रहे हैं अब उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। इसका मतलब जागरूकता के मद्देनज़र ये चीज़ बढ़ी है। फिर बात कर लेते हैं यहीं पर इसी रिपोर्ट में चीन के बारे में बताया गया है। चीन प्रतिवर्ष 61 लाख टन ई कचरा उत्पादन करता है। अभी मैंने बताया था एशिया में अगर होगा तो चीन ही होगा, तो चीन 61 लाख टन जो है ई कचरा प्रतिवर्ष प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, जबकि अमेरिका जो है वो 72% कर रहा है। तो अगर वैश्विक तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका है, लेकिन जब हम चीन और भारत और यहाँ पर कोरिया वगैरह और हमारे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को शामिल कर लेते हैं तो एशिया आ जाता है। लेकिन अगर हम देश के तौर पर देखें तो अमेरिका जो है वो प्रतिवर्ष 72 लाख टन ई कचरे का अकेले उत्पादन कर रहा है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 488 लाख टन ई कचरा उत्पन्न हो रहा है। 488 लाख टन। अभी लास्ट ईयर 2017 और 18 में आपने प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात सुनी होगी। जो हमारे महासागर, जो हमारे समुद्र हैं वो प्लास्टिक कचरे से इतने पट गए हैं या पटे हुए हैं
कि वहाँ पर जो जलीय जीवन है उसमें जो वेल्स रहती थी, शार्क हैं, मछलियाँ हैं, जितने भी और जलीय जीव हैं, वो उनकी मरने की जो दर है, वो मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। अरे मतलब एक्सीडेंटली वो हमें मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो ये वर्तमान में ई वेस्ट वाला जो कंसेप्ट है या ई वेस्ट वाला जो कंसर्न है, ये भी हमें कहीं ना कहीं वहाँ से जुड़ता दिखाई देता है, क्योंकि उस प्लास्टिक पॉल्यूशन में या प्लास्टिक कचरे में ई वेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं भारत की स्थिति। भारत में ई कचरा तथा उसका रिसाइकल या पुनर्नवीनीकरण किया जाना, पुनर्वीकरण या पुनर्नवीनीकरण कह सकते हो। तो रिसाइकलिंग स्पेशली वर्ड यूज़ कर लीजिए, रिसाइकलिंग ईजी है। हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत, जिनकी टर्मिनोलॉजीज बहुत हार्ड होती है। पुनर्नवीनीकरण आप वर्ड को याद कर सकते हो, नहीं तो रिसाइकल। ठीक है, 2017 में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट निकाली थी भारत में। उसके अकॉर्डिंग भारत जो था प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न करता है, 2 मिलियन टन। जबकि अगर हम देखें, हमने सिर्फ 2 मिलियन टन की बात की है और चाइना की हमने 61 लाख टन उत्पन्न कर रहा है। तो हम तो अभी उससे बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पर बस ये याद रखिए कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत को बताया गया कि 2 लाख टन या 2 मिलियन टन प्रति वर्ष ये अपना ई कचरे को उत्पादित कर रहा है। और भारत ई कचरा उत्पादन में अगर देखें तो अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर आता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो अगर हम भारत, अमेरिका और चीन को देखते हैं तो ये तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स या जनरेटर्स हैं ही ई वेस्ट के, लेकिन भारत के अंदर अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। उसके बावजूद हम 5वें स्थान पर हैं, जहाँ पर अभी हमारी टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे से कुछ हैं जो बहुत अच्छे से रन कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से रन नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ फोकस में रखने वाली है कि भारत जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ध्यान आधार पर देखा जाए तो ये 5वें नंबर पर आता है जर्मनी के बाद। ठीक है, और नंबर 1 पर अमेरिका, चाइना, ये कंट्रीज़ आती हैं। फिर बात कर लेते हैं भारत में ई कचरे को रिसाइकल करने के वाली केवल 312 अधिकृत कंपनियां हैं, जो प्रतिवर्ष मात्र 800 किलो टन का रिसाइकल करती हैं। केवल 312 अधिकृत कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो इसको रिसाइकल करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश का 90% ई कचरे की जो रिसाइकलिंग होती है वो अनौपचारिक क्षेत्र में किया जाता है। इसका मतलब अभी हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है या ऑर्गेनाइज कंपनीज नहीं हैं जो इस पूरी ई वेस्ट को रिसाइकल करने की प्रोसेस को पूरा कर सके। तो अभी हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में ही इसको एक तरह से रिसाइकल किया जा रहा है, और मात्र हमारे पास 312 ही अधिकृत कंपनी हैं, और वो भी प्रतिवर्ष केवल 800 किलो टन को ही रिसाइकल कर पाती हैं। ये हमें बताता है कि भारत को और अधिकृत कंपनियों को इस क्षेत्र में लाना होगा, जिससे कि रिसाइकलिंग की प्रोसेस को तेज़ी से किया जा सके और इन्हें वापस हमारे ही क्षेत्र में इन चीज़ों को हम यूज़ कर सके। कम से कम इससे प्लास्टिक भी बचेगा, मतलब प्लास्टिक का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, और दूसरा जो इनके अंदर खतरनाक विषैले तत्व जो पाए जाते हैं उनकी भी रिसाइकलिंग हो जाएगी, या वो भी रिसाइकलिंग की प्रोसेस के थ्रू बाहर हो जाएंगे, तो हमें इतना नुकसान नहीं देंगे। और दूसरा, यहाँ पर कुछ जो अधिकृत कंपनियाँ हैं उनको जो फॉर्मल सेक्टर के थ्रू ही रजिस्टर्ड कराकर ये डंपिंग या रिसाइकिल वाली जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा दिया जाए। ये भारत की नीति में शामिल होगा, लेकिन अभी भारत अब इस पर धीरे धीरे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप जानते हैं कि अभी तो भारत क्या, अभी तो पूरा विश्व ही जो आपका कोविड-19 है उससे लड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो विकास की गतिविधियाँ हैं वो रोक दी गई हैं, सब पर काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन में या थोड़ा सा धीरे तौर पर, क्योंकि अभी और भी चीज़ें फोकस में हैं। ठीक है, और अभी तो आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से हम लोग सभी घर में बंद हैं, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
और गर्मी का मौसम है तो आप अच्छी तरह जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पर भी लोड पड़ता है, और जब लोड पड़ता है तो हमारी इस तरह के इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, और जब जल्दी ख़राब होते हैं तो फिर हम वापस ख़रीदते हैं, और इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं कोविड-19 को अगर आप देखो तो ये भी हमारे ई वेस्ट को बढ़ा रहा है, हमारे लिए और समस्या उत्पन्न कर रहा है। एक तो हमारा स्वास्थ्य के तौर पर तो कर ही रहा है, अर्थव्यवस्था को तो हिला ही रहा है, उसके अलावा हमारा जो जेब है उसको भी ढीली कर रहा है, जिसमें कि हमारे पास अर्निंग सोर्स इस टाइम में ऑलरेडी हमारे ख़त्म हो चुके हैं या बहुत कम रह गए हैं। तो चीज़ों को जोड़कर पढ़ने में मज़ा आता है। जब चीज़ें जोड़कर पढ़ी जाती हैं तो आपको समझ में आता है कि आप किसी भी चीज़ को एक पॉइंट से नहीं देख सकते, और ना ही आपको देखना चाहिए। अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन है या सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, या आपका बात कर लेते हैं मतलब इतिहास का है, भूगोल का, आप उसे रेलेवेंसी के साथ, रेलेवेंट टॉपिक्स के साथ, या जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो उनको आप डायमेंशनली देख पाएंगे कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से अछूती नहीं है। समझ में आया? तो क्वेश्चन जब आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं तो ये आंसर राइटिंग में आपको बहुत बेनिफिट देता है। जब आप कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के बाद आप उसे एक बार उसका रिवीजन करते टाइम पर आप सेल्फ इवेलुएट कीजिए कि आपको चीज़ें क्या क्या याद रहें, और फिर जो आपकी लाइफ स्टाइल है या जो आपका डेली शेड्यूल उससे इसको कनेक्ट करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ केवल वहीं तक लिमिटेड नहीं थी जहाँ तक आपने सुनी थी या पढ़ी थी। उस चीज़ को आप जहाँ तक आप उसको मतलब एक्सपेंड करना चाहें वो वहाँ तक हो जाती है, क्योंकि सोचने से आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाते हो, और जब आप कनेक्ट करना सीख जाते हो तो आंसर राइटिंग बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये था ई वेस्ट वाला, जो भारत में ई वेस्ट की स्थिति है या इसका स्टेटस है, और उसकी जो रिसाइकलिंग है। अब बात कर लेते हैं इस संस्था के बारे में, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ये एक वैश्विक थिंक टैंक है। जैसे हमारा नीति आयोग है वो हमारा एक थिंक टैंक का काम करता है, उसी तरह से ये एक वैश्विक, ये ग्लोबल थिंक टैंक है, और स्पेशली ये पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण संगठन भी है। इसका मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी प्रोवाइड कराता है, इस तरह की गतिविधियों में संलग्न भी है। तो जो UNU है इसका जो हेड क्वार्टर है वो जापान में है, इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, जापान में है, क्योंकि ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी मतलब थिंक टैंक है, और इसका हेडक्वार्टर जापान में है। फिर यह UN की एकेडमिक और अनुसंधान शाखा है, रिसर्च पर काम करती है और एकेडमिक पर काम करती है। जैसा कि मैंने बताया पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षण संस्थान या संगठन भी है। इसके जो उद्देश्य है वो सहयोगात्मक, कोऑपरेटिव, अनुसंधान, रिसर्च और शिक्षा के माध्यम से, इसका मतलब कोऑपरेशन, रिसर्च और एजुकेशन के माध्यम से मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट और उसके वेलफेयर से संबंधित जितनी भी वैश्विक समस्याएं हैं उनके हल को लेकर काम करता है। ठीक है, हल को लेकर काम करता है, साथ ही साथ उनके समाधान के ऊपर भी विचारण करता है। जब हम किसी चीज़ समस्या के बारे में सुनते हैं या उस पर विचार करते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, समस्या का कारण और समस्या का समाधान। तो जब हम इसको खुद से सोचते हैं तो हमें इसकी समस्या के समाधान और समस्या के कारण नज़र आते हैं, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें समस्या के कारण और समस्या के समाधान नज़र आते हैं। वो एक हो जाता है कि आपको बना बनाया फॉर्मेट मिल गया, आपने वो चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ई वेस्ट का कोरोना के दौरान में बढ़ने का कारण, आपने कहीं और कुछ पढ़ा कि ई वेस्ट के बढ़ने के और भी, जैसे हमारी भौतिकवादी संस्कृति है। अगर हम भौतिकवादी संस्कृति की बात करें तो ये हमारा सांस्कृतिक रूपांतरण जो है ये इसको दिखा रहा है कि अब हमारी जो कल्चर है वो केवल मैनुअल, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो केवल जो हाथों से होने वाले काम हैं या जो आपके खुद डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होने वाले काम हैं केवल उन पर डिपेंड नहीं है, अब ये बदल रही है। तो ये डायमेंशनली खुलता जा रहा है। तो उसी आधार पर हम इसके कारण भी देखेंगे और उसी आधार पर हम इसके समाधान भी देखेंगे, जिससे कि हमें ये पूरा टॉपिक पूरी तरह से हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अध्ययन या उसकी स्टडी कर लेते हैं। और यही चीज़ होता है, किसी चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया। फैक्ट से माना एग्ज़ाम हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने होते हैं, लेकिन जब तक हम किसी चीज़ को विश्लेषण नहीं कर लेते, उसका इवैल्यूएशन नहीं कर लेते हर दृष्टि से, तो उसको रटना भी बेकार है, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिकलिटी या उसकी जो व्यवहारिक प्रयोग है उसको नहीं समझ पाएंगे। उसकी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उसके जो व्यवहारिक समाधान हैं और जो उसके व्यवहारिक कारण हैं, उन तक आपकी पहुंच नहीं बन पाती है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ पर एनालिसिस अप्रोच के साथ आप उसमें होलिस्टिक अप्रोच को भी शामिल कीजिए, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, ई वेस्ट और भारत। तो ये आपका पूरा हुआ। आई होप यहाँ से आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इसे एक बार आप खुद से भी स्टडी कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा है तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो आज के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।